सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी बताने वाला हूँ जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगी। और इस स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, पर उस मूवी को भी थोड़ा तोड़ मरोड़ के और स्टोरी को चेंज करके बताया गया है। और उस मूवी की असल स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है, और मैं आज आप सभी के आगे में इस मूवी की रियल स्टोरी लेके आया हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं द अनटोल्ड एंड रियल स्टोरी बिहाइंड द एग्जॉर्सिज्म 1973 मूवी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको हॉरर या फिर मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल जाएंगी। तो चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हम लोग जब भी हॉरर मूवीज़ की बात करते हैं तो द एग्जॉर्सिस्ट मूवी हमेशा हमारे ज़बान पे रहती है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मूवी है जो अब तक की बनी है। और इस फिल्म के मेकर्स ने भी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में बताया है कि फिल्म को बनाते हुए उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म को बनाते हुए बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोगों को मेजर इंजरीज हुई है और थोड़े लोगों की जान भी जा चुकी है। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी कुछ खोए हुए एविडेंस और एक प्रीस्ट की बातों पे बनाई गई एक मूवी है। इस मूवी में बताया गया है कि 13 साल की बच्ची पे कोई अननोन स्पिरिट कब्जा कर लेती है, और रियल लाइफ में कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था जो कि 13 साल का था और उसका नाम रोनाल्ड था। तो उस पर एक अननोन स्पिरिट कब्जा कर लेती है और मूवी में बदलकर उस लड़के की जगह किसी लड़की को लाया गया है। तो ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब विलियम नाम के एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जिनको एक कॉल आता है, और ये कॉल उन्हीं के एक दोस्त रेमंड का था। तो रेमंड उनसे कहते हैं कि उन्हें एक लेडी का फ़ोन आया था जो उन्हें बता रही थी कि उनके बेटे के ऊपर कोई अननोन स्पिरिट का कब्जा हो रखा है। विलियम 26 साल से प्रीस्ट थे और उन्हें ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। विलियम्स को बहुत सारे फेक कॉल्स और लेटर्स भी आते थे, इसलिए विलियम्स को इस कॉल पे भी थोड़ा शक हुआ, पर ये कॉल उन्हीं के फ्रेंड ने किया था तो उन्हें लगा कि ये कुछ सीरियस मैटर होगा ही। तो विलियम और रेमंड रोनाल्ड के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, और वहाँ मिलके उन्हें रोनाल्ड की मदर ये बताती है कि रोनाल्ड के शरीर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करता है और उसका व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। और वो रोनाल्ड के बारे में ये बताती है कि रोनाल्ड बहुत ही शांत लड़का था और वो काफ़ी खुश रहता था, और अभी तक के रोनाल्ड ऐसे कोई भी इंसिडेंट या फिर कोई भी मेजर एक्सीडेंट में फंसा नहीं है। ये पहली बार है जब रोनाल्ड कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। रोलैंड की मॉम ये भी बताती कि रोलैंड अपने फादर की सिस्टर यानी कि अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो एक बार उसकी बुआ उनके घर पे आती है और वो अपने साथ में औजा बोर्ड लेके आती है। तो रोलैंड और उसकी बुआ औजा बोर्ड पे ही बहुत टाइम तक अपना समय बिताते हैं और वो घंटों तक किसी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रोलैंड की मॉम को ये सब चीज़ें बचकानी लगती है तो वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो इन लोगों के साथ पहला इंसिडेंट 15 जनवरी को हुआ, जब रात को इनके घर पे पानी की टपकने की आवाज़ आने लग गई। तो अगले दिन इन लोगों ने सारे लीकेज पॉइंट चेक किए पर उनके घर में एक भी लीकेज पॉइंट नहीं था, और ये पानी के टपकने की आवाज़ अब लगभग रोज़ ही आने लग चुकी थी। और एक रात को अचानक से इनको कॉल आता है। वो उस दिन की डेट थी 26 जनवरी। तो उस दिन इनको कॉल आता है और इन्हें पता चलता है कि रोलैंड की जो बुआ है उनकी डेथ हो चुकी है, और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। तो अगले दिन से इनके घर पे पानी की टपकने की आवाज़ के साथ में किसी के पैरों की भी आवाज़ आती थी। तो ये लोग ये सोच के जाने देते थे कि कोई जानवर होगा जो कि बाहर चल रहा होगा, तो उन्होंने इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन से बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते थे जिस पर ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जैसे सामानों का इधर उधर बिखर जाना और किसी चीज़ का नीचे गिर जाना। और एक दिन तो ऐसा होता है कि कोई होली पिक्चर इन्होंने अपने वॉल पे लगाई हुई थी, वो पिक्चर बहुत ज़ोरों से हिलने लग चुकी थी।
एक दिन रॉलिन का बेड रात में अचानक से ज़ोरों से हिलने लगा और रॉलिन वो सब महसूस करके बहुत ज़्यादा डर गया और उसने बहुत ज़ोर के चिल्लाया। तो उसकी चीख सुन के उसके पेरेंट उसके रूम में आ गए और उसके पेरेंट ने भी ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी। और ये कोई भूकंप नहीं था, क्योंकि पूरे घर के अलावा बस रॉलिन का बेड ही था जो हिल रहा था। तो ये सब देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और थोड़े दिनों में ऐसा हुआ कि रॉलिन के बॉडी पे कुछ ज़ख्म के निशान आने लग गए। ये सब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि शायद ये सब कुछ प्यूबर्टी के चलते हो रहा है। तो पर रॉलिन के पेरेंट्स को ये पता था कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो अगले ही दिन रॉलिन्स के पेरेंट्स ने औजा बोर्ड निकाला और उससे उसके बुआ से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर उसकी बुआ से उनका कांटेक्ट तो कुछ हो नहीं पाया। पर जैसे ही उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो रॉलिन के शरीर पे कुछ नए जख्म आने लग गए। उसके बाद वो लोग चर्च में जाते हैं और चर्च में प्रीस्ट से कहते हैं कि हमारे घर पे ये सब चीज़ें हो रही है। तो वो प्रीस्ट कहते हैं कि ये सब उनके बस का नहीं है, उन्हें कोई बड़े प्रीस्ट से मदद लेनी चाहिए। इन सब के बाद उन्होंने प्रीस्ट रेमंड को कांटेक्ट किया और रेमंड ने विलियम को। तो ये सब सुन के विलियम उनके बेटे से मिलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने वादा किया कि वो कल ही उनके बेटे से मिलेंगे। तो अगले ही दिन रेमंड और विलियम दोनों रोनाल्ड से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और वो मिलते ही वहाँ पे होली प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो जैसे ही होली प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो रोनाल्ड के बॉडी पे कुछ निशान आते हैं और ये निशान कुछ डेमोनिक सिंबल को पोर्ट्रे करते हैं और रोनाल्ड बहुत अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालता है। ये सब देख के विलियम समझ जाते हैं कि रोनाल्ड पे कोई बुरी शक्ति हावी हो चुकी है और अब उन्हें इस पर एक्सॉर्सिस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। फादर विलियम ने फादर रेमंड से इन सभी चीज़ों के ऊपर एक जर्नल मेंटेन करने के लिए कहा कि वो लोग जो भी चीज़ें परफॉर्म करेंगे उन्हें वो सब उस जर्नल में लिखना पड़ेगा। तो फादर रेमंड भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन दोनों फादर रोनाल्ड के रूम में आते हैं और उन्होंने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट करी। तो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हुए रोनाल्ड उन्हें इतने ज़ोरों से धक्का देता था कि वो लोग कई मीटर दूर जाके गिर जाते थे और दोनों फादर का ये कहना था कि उसके धक्के में किसी हट्टे कट्टे इंसान जितनी ताकत थी कि वो लोग इतना पीछे सरक जाते थे। और ये सब करते हुए रोनाल्ड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और कुछ घंटे बाद ही, लगभग 3 या 4 घंटे बाद ही रोनाल्ड की बॉडी एकदम शांत हो गई। तो फादर विलियम को लगा कि अब रोनाल्ड एकदम ठीक हो चुका है, तो वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पर ये सब शैतान की बस एक चाल थी। उनके घर जाने के कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, उसके अंदर का डीमन फिर से जाग गया और वो फिर से दिन ब दिन रोनाल्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था और रोज़ रोज़ एक्सॉर्सिज्म करने के चलते उनके नेबर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर विलियम ने सोचा कि वो लोग उसे सेंट लुइस में स्थित एक कैथोलिक हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जिन्हें एलेक्सियन ब्रदर्स चलाते थे। तो वैसा ही करते वो लोग रोनाल्ड को वहाँ से शिफ्ट करते हैं और एक कैथोलिक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ रोनाल्ड का एक्सॉर्सिज्म बिना किसी रुकावट के परफॉर्म किया जाता है और वहाँ पे विलियम ने अपने साथ साथ कई और प्रीस्ट को भी बुलवाया जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो वहाँ पर एक प्रीस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर, जिन्होंने डिस्कवरी चैनल को अपना एक इंटरव्यू दिया जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और इनकी मौत 1 मार्च 2005 में हुई थी। तो वॉल्टर ने डॉक्यूमेंट्री के दौरान ये बताया है कि कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती थी कि चीज़ें यहाँ से वहाँ उड़ने लग जाती थी और सामान इधर उधर गिरना स्टार्ट हो जाता था। और एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोनाल्ड इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता था कि वो सारे प्रीस्ट को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता था कि मैं आपको इस वीडियो में वो बता भी नहीं सकता हूँ। फादर विलियम के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि रोनाल्ड उन्हें इतनी बुरी बुरी चीज़ें बोलता था जो कि एक 13 साल के बच्चे के लिए पता होना भी बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज़ें सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे और रोनाल्ड ने एक प्रीस्ट को मार मार के उनकी नाक भी तोड़ दी थी। वो प्रीस्ट के ऊपर थूकता था और उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता था और एक बार तो उसने इन प्रीस्ट के ऊपर टॉयलेट भी कर दी थी। 31 मार्च को रोलैंड ने एक पेन और पेपर मांगा जिसमें उसने लिखा कि आई एम ए डेविल एंड आई विल गिव यू अ साइन इन नेक्स्ट कमिंग 10 days।
इसका मतलब ये है कि मैं एक डेविल हूँ और मैं आने वाले 10 दिनों में तुम्हें एक साइन देने वाला हूँ। और ये कैसा साइन, कैसा इशारा होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म का एक रूल है कि एग्जॉर्सिस्ट को कभी भी डेविल से बात नहीं करना चाहिए। इसलिए फादर विलियम ने भी रोनाल्ड को ये नहीं पूछा कि ये किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, ये कैसा इशारा है, ये कैसा साइन है जो ये हमें देने वाला है। सभी को पता था कि रोनाल्ड पे एग्जॉर्सिज्म का कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब प्रीस्ट ने बैप्टिज्म करने का सोचा। बैप्टिज्म भी एक एग्जॉर्सिज्म जैसी ही प्रक्रिया है, पर इसमें पॉजिटिव एनर्जी का ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। और बैप्टिज्म परफॉर्म करने के बाद ही रोलैंड में थोड़ी थोड़ी सुधार आना स्टार्ट हो चुकी थी और अब रोलैंड थोड़ा सा शांत भी रहता था। पर कभी कभी वो स्पिरिट बाहर आती थी और कुछ अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती थी। फादर विलियम का ये मानना था कि वो उस इवल स्पिरिट को बाहर तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन्होंने बैप्टिज्म के दौरान रोलैंड के शरीर में एक एंजल को डाल दिया, मतलब एक अच्छी स्पिरिट को डाल दिया। तो अब रोलैंड के शरीर में दोनों स्पिरिट थी। और एक दिन चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि रोलैंड के चेस्ट पे मतलब ऐसा एग्जिट लिखा हुआ आया, मतलब किसी ने उसकी चेस्ट को फाड़ के ऐसे एग्जिट लिखा हुआ था। तो तुरंत फिर फादर विलियम ने बैप्टिज्म परफॉर्म करना स्टार्ट किया और अब विलियम के शरीर में दोनों स्पिरिट थी, तो वो दोनों एक में एक से लड़ रही थी। और बैप्टिज्म करने के दौरान वहाँ पे बहुत बड़े ब्लास्ट का आवाज़ आया और ये ब्लास्ट को हॉस्पिटल में सभी लोगों ने सुना और वहाँ अचानक से लाइट चली गई। और जब लाइट वापस आई तब तक रोलैंड पूरा ठीक हो चुका था और रोलैंड का ये कहना था कि उस बुरी स्पिरिट ने उसका शरीर छोड़ दिया है। तो रोलैंड के ऊपर लगभग लगातार पूरी 28 रातों तक के एग्जॉर्सिज्म किया गया और इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें को सहा। डॉक्टरों का ये कहना था कि रोलैंड नाटक कर रहा था, उसे एक पब्लिसिटी चाहिए थी, पर फादर विलियम का ये कहना था कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गुप्त रखा हुआ है, तो पब्लिसिटी का सवाल ही नहीं उठता। कभी भी फादर विलियम ने रोलैंड के सरनेम का जिक्र नहीं किया, जिसके चलते किसी को ये नहीं पता चला कि ये लड़का असल में था कौन और इसकी फैमिली में कौन था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखी हुई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये इंसिडेंट असल में हुआ था कि ये सब एक बनी बनाई कहानी है? और इस इंसिडेंट पे एक बुक भी लिखी हुई थी और उस बुक पर ही एग्जॉर्सिस्ट मूवी बनी हुई है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों के मन में भी क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें रियल थी या फिर फेक थी। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सभी को एक बार एग्जॉर्सिस्ट मूवी देख लेनी चाहिए। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हो तो उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।